हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वाले वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th का जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भूगोल, उसका चैप्टर 1 है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर के आप लोग के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, उनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आ गए हैं, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा पहले पूछे गए हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको बतला दें कि आज की सोल्व वीडियो में हम केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आज ज्योग्राफी का होगा। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यदि आप साल के अंत में पढ़िएगा तो एग्ज़ाम तक आप लोग को पूरी तरह से याद रहता है, और सब्जेक्टिव को आप बीच बीच में रिवीजन भी कर लीजिएगा तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा। इसलिए पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी रेगुलर क्लासेस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो PDF है, इस PDF को प्राप्त करने के लिए नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें ही आपको सारा जानकारी बतला दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक, इसमें कुल 31 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बिहार बोर्ड द्वारा बारी बारी से पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्त को भी शेयर कर दें जो कि क्लास 10th में आपके साथ इस वर्ष पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का कि संसाधन को परिभाषित करें। तो संसाधन का इंग्लिश होता है रिसोर्सेस। संसाधन का मतलब क्या होता है भाई? तो देखिए, वो सारी वस्तुएं जो हम अपने आसपास देखते हैं और उनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो। चाहे अभी आप पेन से लिखते होंगे तो पेन, कॉपी, आप जिस पे बैठे होंगे चेयर होगा या चौकी होगा, मतलब कोई भी वस्तु है जिसका हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते हैं, अपने आस पास देखते हैं, उसको हम लोग संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा इसका इस तरह से लिखेंगे कि वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं उसे संसाधन कहते हैं। बस। अब आप कहिएगा कि 2 नंबर में हम इतनी सुन लिखेंगे तो क्या हमको पूरा नंबर मिलेगा? तो 100% आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। बिहार बोर्ड में पहले ऐसा अवधारणा था कि कॉपी भरने से आपको नंबर मिलता है। ऐसी बात नहीं है। यदि आप एकदम परफेक्ट आंसर लिखेंगे, भरे ही कॉपी आपका पूरा भरे ना, लेकिन आप परफेक्ट लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको इस क्वेश्चन का परिभाषा में मिलेगा, और आधा या एक नंबर आप लोग को एग्जाम्पल आप जो लिखेगा उसमें मिलेगा, क्योंकि हमने इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और वो सारा चीज़ हम आपको बतलाएंगे। जो आप करिएगा तो आपका भी अच्छा स्कोर बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो संसाधन का परिभाषा बस यही लिखना है आपका कि वे सभी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं। इसको और थोड़ा सा हम लोग बड़ा करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, भूमि, जल, पेड़ पौधा, कलम, कॉपी, किताब, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसका हम लोग उपयोग अपने जीवन में करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। तो दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधन पहले समझ लीजिए कि यह क्या होता है। तो प्राकृतिक में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान होती हैं, उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में आप पेड़ पौधे ले लेंगे, आप लकड़ी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, आप खनिज ले सकते हैं एग्जाम्पल में, आप औषधि ले सकते हैं। मतलब जो ये सारी चीज़ें जो हमें प्रकृति प्रदान करती हैं। ठीक, इसमें जल भी आपका आ जाएगा, पवन भी आ जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, या फिर संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है। तो देखिए, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन का हम यदि ज़्यादा उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगी, और हमारा जो भविष्य का जो पीढ़ी आने वाला है, हमारी भावी पीढ़ी के लिए वह नहीं बचेगा।
इसीलिए प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। इसमें लिखा गया कि वर्तमान समय में संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है। अविवेकपूर्ण मतलब बिना सोचे समझे इंसान कितना भी उपयोग कर रहा है, जिसके कारण संसाधन समाप्ति के कगार पर पहुंच सकता है। अतः सतत पोषणीय विकास को बनाए रखने के लिए संसाधन का संरक्षण आवश्यक है। अब आपके मन में आता होगा ये सतत पोषणीय विकास क्या है? मतलब इसका मतलब है कि जो संसाधन का उपयोग हम लोग आज कर रहे हैं उसका उपयोग हमारे आने वाला भविष्य में जो पीढ़ी हमारे बच्चे आएंगे वह भी उन संसाधनों का उपयोग कर पाएँ, यही होता है सतत पोषणीय विकास। तो आप इस लाइन को ना लिखते हुए आप डायरेक्ट इतना लिखेंगे कि संसाधन का हम अभी अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण एक ऐसा समय आएगा जब संसाधन समाप्त हो जाएंगे और हमारे भावी पीढ़ी यानी हमारे भविष्य के पीढ़ी के लिए नहीं बचेगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हम आपको पहले बतला दे रहे कि हम केवल आपको समझाएंगे, यह जो लिखा गया है परिभाषा यह ज़रूरी नहीं है कि 100% यह सही है। ठीक, क्योंकि आपको बोर्ड में लिखा जाता है साफ साफ अक्षरों में कि यथासंभव प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में थे। ठीक, तो हम जो आपको समझा दे रहे हैं आप उससे जो समझ रहे हैं उसको फिर अपने शब्दों में आप लिखिए और उसी को याद कीजिए। किसी का दिया हुआ आप पैसे या किसी का दिया हुआ परिभाषा आप याद करते हैं तो उतना बढ़िया से नहीं याद होगा जितना बढ़िया से आपका खुद का परिभाषा आपको याद होगा। इसलिए पहले आप समझ लीजिए और जिस तरह से आपको लिखना है उस तरह से लिखिए, 100% आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो पहले तो आपको बतला दें कि ये पवन अपरदन होता क्या है। तो देखिए, पवन अपरदन का मतलब कि कोई खेत है किसी आदमी का, ठीक, खेत में मिट्टी है, ठीक, और जहाँ तेज हवा बहता है तो तेज हवा के कारण या फिर कोई ढालानुमा यानी पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे मिट्टी जो होता है हवा के कारण बह जाता है, जिससे खेती करने में दिक्कत होता है। तो वही पवन अपरदन का मतलब यही होता है कि तेज हवा द्वारा जब मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पवन अपरदन। तो इसमें पूछ रहा है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। मतलब पवन अपरदन जिन क्षेत्रों में होता है वहाँ पे हम किस तरह से खेती कर सकते हैं। तो एक होता है खेती की प्रक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं पट्टिका कृषि। इसमें लिखा गया पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टी विकसित करके की जाती है। तो इसमें होता कुछ ये है कि आप मान के चलिए ये खेत का एरिया है, इसमें हम कोई फसल लगा दिए, ठीक, गैप थोड़ा दिए कर फसल लगाया जाता है, तो हम बीच बीच में इसमें घास लगा देंगे। घास हर लाइन के बीच में हम लोग एक्स्ट्रा घास लगा देंगे। अब ऐसा क्या, इससे क्या होगा? इससे होगा कि जब हवा आएगा इधर से तो घास ही सब हवा को अपनी जगह पर रख लेगा और पौधे जो होगा वह नष्ट होने से बचेगा। यानी कि घास ही हवा को रोक लेगा और पौधा सब नष्ट नहीं होगा। इसीलिए बीच बीच में घास लगा दिया जाता है और यह प्रक्रिया जो होता है यह पट्टिका कृषि कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो पहली बात तो चट्टानों के घिसने से मृदा का निर्माण होगा। फिर बदलती जलवायु से, ठंडा जो जलवायु होगा वहाँ पे मृदा का अलग प्रकृति पाया जाता है, गर्मी में अलग, बरसात में अलग, तो जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। फिर खनिज कण से, यानी कि उस धरती में जिस तरह का खनिज कण पाया जाएगा उसी तरह का मृदा बनेगा। जैसे कि ज़्यादा लोहा पाने के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, क्योंकि खनिज कण उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। फिर वनस्पतियों से भी मृदा का निर्माण होता है। जैव पदार्थ, कोई भी जैव पदार्थ मर जाते हैं तो वह मिट्टी में मिल जाते हैं और मृदा निर्माण में यह सहायक होते हैं। और बाकी समय भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि समय इस मृदा निर्माण के पूरे प्रक्रिया को बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, इसलिए समय भी एक कारक आप लिख सकते हैं। ठीक, तो यह 5-6 कारक आप लिख दीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बतलाएं। इन मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं।
तो हम बिहार में होते हैं, तो बिहार में ज़्यादातर यह जलोढ़ी मृदा पाई जाती है। तो इसमें देखिए राज्य का नाम दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक इत्यादि। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों का नाम दिया गया है। इसमें से आप 4 से 5 का भी नाम याद कर लेंगे, और याद करने का जरूरत नहीं है। पहले तो अपना जगह जान लीजिए कि बिहार में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, फिर इसका पड़ोसी याद कर लीजिए। तो बिहार का पड़ोसी उत्तर प्रदेश, फिर बिहार का पड़ोसी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश को याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश आराम से याद हो जाएगा। कर्नाटक और गुजरात याद कर लीजिए, 5 ठे ऐसे ही आपका याद हो जाएगा, ठीक। तो पहले आपको बतला दें हम कि ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो मानचित्र आपको ज़रूर याद होना चाहिए। यदि आप यह जान लेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे है मानचित्र में, तो आप आराम से कोई भी इस तरह का क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक। तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य का नाम हम लोग लिख दिए। उसको पूछ रहा है कि इस मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये जलोढ़ मृदा ऑलराउंडर है, इसमें कोई भी फसल उग जाता है। तो इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। मतलब चावलों होगा, गेहूँ होगा और मक्का भी होगा। मतलब खरीफ रबी सब फसल एकरा में उगा दिया जाता है, ठीक। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं यह तो हम पहले ही आपको बतला दिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इसमें मेनली आपसे पूछा जा रहा है कि जलोढ़ मृदा में से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जलोढ़ मृदा वैसे मृदा को कहते हैं जो नदी द्वारा जो नदी कहीं से भी बह कर आती है तो उसमें अपने साथ मिट्टी लेकर कण लेकर के आती है, और वही मिट्टी जो नदी द्वारा लाया गया मिट्टी होता है वही होता है जलोढ़ मृदा। यहाँ लिखा गया है कि नदियों के जल द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब आप सोचिएगा कि यह कैसे होता है। तो मतलब पहाड़ से जब हिमालय से मान के चलिए गंगा निकल रही है, तो गंगा निकलेगी तो काफ़ी सारा राज्यों का जो सफ़र है वह करके आती है, और वो अपने एरिया में जितना भी मिट्टी उसके आसपास मिलता है सबको साथ में लेकर के आती है और जगह जगह पर छोड़ देती है, और वही जगह जगह पर जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और आप पढ़े भी होंगे कि जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, एक खादर एक बांगर। खादर मतलब जो नए जलोढ़ मृदा होते हैं उसको, नए जलोढ़ मृदा मतलब कि नया जो लाया जाता है नदियों द्वारा मिट्टी को खादर हो जाएगा, और पुराना जो रहेगा मिट्टी वह बांगर हो जाएगा। तो वो तो अभी नहीं पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं। तो आप लिख दीजिएगा कि नदियों के जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब इसमें क्या उगाया जाता है तो हम पहले ही बतला दिए, गन्ना, चावल, मक्का इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। अभी जस्ट हम बता रहे थे आपको खादर बांगर के बारे में। खादर जो होता है वह नई जलोढ़ मृदा होता है, यानी कि अभी हम आपको बतलाया कि कोई नदी द्वारा जो मिट्टी लेकर के आया जाता है तो उसमें जो ताज़ा मतलब अभी जस्ट जो मिट्टी लेकर आया गया है वो हो जाएगा खादर, और जो पहले ही से इकट्ठा होगा उसको कहते हैं बांगर, ठीक। खादर के बारे में लिखा गया है कि यह काफ़ी उपजाऊ है, ठीक। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 तो फिर टॉपिक दोनों का लिखना होगा। तो पहला तो आप खादर में लिख दीजिएगा कि नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और यह काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक। और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, यह कम उपजाऊ होता है। 2 टॉपिक हो गया। और लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि खादर में कंकड़ पत्थर कम पाए जाते हैं, वहीं बांगर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। यह भी आप लिख सकते हैं। बाकी 2 ठे आप लिख देंगे, 2 नंबर के लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक होता है। तो सबसे पहले जानना होगा कि ये फसल चक्रण क्या है भाई। तो देखिए फसल चक्रण एक खेती का एक प्रक्रिया है जिसमें कि कोई 2 अनाज के बाद एक दाल लगा देना फसल चक्रण कहलाता है। एग्जाम्पल से आप समझिए कि आपके पास कोई खेत है, आप उसमें पहले गेहूं लगा दिए, हम एग्जाम्पल केवल दे रहे हैं, उसके बाद फिर धान लगा दिए, ठीक। अब उसमें के बाद फिर आप गेहूं लगाइएगा तो खेत का जो उपजाऊ क्षमता होगा ये कम हो जाएगा, इसीलिए आप 2 ठे अनाज लगा दिए, यानी एक धान लगा दिए और एक गेहूं लगा दिए। तो तीसरा आप लगाइए कोई दलहन। दलहन का मतलब कि कोई दाल आप इसमें लगा सकते हैं, अरहर का दाल, मसूर का दाल, कोई भी दाल आपको लगाना है। उसके बाद फिर गेहूं, धान, फिर एगो दलहन, गेहूं, धान, फिर एगो दलहन। मतलब खेती हम कर रहे हैं तो बीच बीच में एक ठे दलहन का हम लोग लगाएंगे, तो उससे जो खेत होता है, जो मिट्टी होता है, उसमें नाइट्रोजन का मात्रा
स्थिर रहता है, मतलब उसको कमी नहीं आता है नाइट्रोजन का। इसीलिए फसल चक्रण करते रहना चाहिए, जो कि मृदा संरक्षण के लिए सहायक है। तो आप लिखिएगा क्या कि फसल चक्रण में 2 खाद फसलों के बीच, अभी हमने बतलाया कि 2 ठे अनाज के बीच एक दलहन फसल को लगाया जाता है। दलहन की फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है, जिससे मृदा का संरक्षण होता है। इस प्रकार फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए सहायक होता है। जो भी चीज़ हमने बतलाया वही यहाँ पे लिखा गया है कि 2 ठे अनाज के बीच एक दलहन फसल लगाना है, जिससे नाइट्रोजन का मात्रा बना रहता है और मृदा क्षरण नहीं होता है, यानी मृदा का संरक्षण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नदी घाटी परियोजनाओं के 2 लाभ लिखिए। और ये ऐसा टॉपिक है, ये दीर्घ में भी आपसे पूछा जाएगा और लघु में पूछा जाएगा। तो लघु में पूछेगा तो 2 से 3 ठे आप लिख दीजिएगा, और दीर्घ में पूछेगा तो 7 से 8 ठे आप लोग को लिख दीजिएगा। और ये ऐसा टॉपिक है, आप 8 से 10 आराम से इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि नदी घाटी परियोजना का सिंपल मतलब है बांध। तो बांध से आपका क्या क्या उपयोग होता है? पहला तो बाढ़ नियंत्रण, फिर विद्युत उत्पादन, बाकी पर्यटन की दृष्टि से भी बांध होता है। आपके एरिया में यदि कोई बांध होगा तो आप देखिएगा कि उसके आसपास लोग घूमने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते होंगे, जो पर्यटन की दृष्टि से होता है। फिर आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, यानी कि मछली पालन कर सकते हैं बांध करके। उसके बाद बताया तो खेती के लिए उपयोग होता है, बांध का जो पानी इकट्ठा होता है वो खेती के लिए उपयोग होता है। उसके बाद जो 2 शहरों को जोड़ने का काम करता है, जैसे कोई नदी यहाँ पे है और यहाँ कोई शहर है और यहाँ कोई शहर है, तो इस पर हम लोग बांध बना देंगे तो यह 2 शहर के जोड़ने का भी काम करेगा। तो नदी घाटी परियोजना यानी बांध का काफ़ी सारा उपयोग है, जिसमें से आप 2 ठे लिख सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। अब यह तो आप आसपास भी देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या क्या कारण है। पहला तो जो कल कारखाना यानी जो फैक्ट्री होता है, उसका जितना भी गंदगी होता है सब नदी में ही बहवा दिया जाता है, जिसके कारण नदी का पानी गंदा होता है। उसके अलावा नदी में कूड़ा करकट डाला जाता है, जो हम लोग खुद डालते हैं। फिर उसका मृत जीव जंतुओं को नदी में फेंकना, कोई भी जीव जंतु हो मर जाते हैं तो उसको नदी में फेंकने के कारण भी नदी में प्रदूषण होता है। बाकी आप आसपास जो भी देखते होंगे टॉपिक, आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है। 10वां हो गया। 12वां है कि जल संसाधन का उपयोग। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जल का उपयोग हम दैनिक जीवन में जो जो भी करते हैं सब लिख देना है। सबसे पहले पीने के लिए हम लोग करते हैं, फिर खेतों में सिंचाई के लिए करते हैं, विद्युत भी उत्पादन होता है जल से, घरेलू काल में जैसे कपड़ा धोना व नहाना, मतलब घरेलू कार्य के भी उपयोग करते हैं। 4 ठे आप लिख दीजिएगा तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य। इसमें आप लोग का 6 ठे दिया गया है। यह लॉन्ग में आपका पूछा जाएगा तो आपको 6 साथ लिखना पड़ेगा। तो हमने अभी जस्ट बताया आपको सिंचाई के लिए काम आएगा, विद्युत भी उत्पादन होगा, पेयजल की आपूर्ति होगी, मतलब आसपास पानी का संकट कम हो जाएगा, मत्स्य पालन यानी मछली पालन होगा, पर्यटन की दृष्टि से होगा, और बाढ़ पर नियंत्रण होगा। ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्व है। अब ये भी कोई पूछने वाली बात है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में वन का 33% होना आवश्यक है। ठीक, 33% किसी भी क्षेत्र में होना आवश्यक है। आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि बिहार में कितना परसेंट वन पाया जाता है, बिहार के कितने परसेंट क्षेत्र में। ठीक है। यह स्तर काफ़ी कम है, फिर भी आप हमें बतलाइएगा, और भारत में भी आप हमें बतलाइएगा। ठीक है। वन के माध्यम से मानव एवं अन्य जीव ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को वन ग्रहण करता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि वन वर्षा लाने का भी काम करता है, मतलब जहाँ वन होता है वहाँ पे पानी का कमी नहीं होगा, बादल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वन। ठीक, तो यह भी आप लिख सकते हैं। बाकी जितना मन करे उतना आप लिख सकते हैं वन के बारे में। ठीक। उसके बाद चिपको आंदोलन क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसको साइंस में भी पढ़ना है आप लोग को, ज्योग्राफी में, SST में पढ़ना है और साइंस में भी पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यह हुआ था क्या कि आप जानते भी होंगे कि चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1972 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में हुआ था। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा उनका नाम था, और इनके साथ एक और आदमी थे, उनके बारे में आप लोगों को सिविक्स में पढ़ना है, वहाँ पे आप पढ़िएगा। एक और आदमी थे इनके साथ। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा और बतला दे रहे हैं, इसमें काफ़ी कम लिखा गया है। हुआ कुछ ये था कि जो टिहरी गढ़वाल जिला है उत्तराखंड का, उसमें जितना भी पेड़ था उसका
क्रेडिट मतलब उसका जो टेंडर था सरकार एक बैट बनाने वाले कंपनी को दे दी थी, मतलब क्रिकेट का सामान बनाने हुए वाले कंपनी को सरकार दे दी थी। और जिस कारण से वो कंपनी वाले उस वन का सारा पेड़ काटते जा रहे थे। इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, जिसमें वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं थीं वह पेड़ से चिपक गई थी और उनका कहना था कि पहले आपको हम लोगों को काटना होगा, उसके बाद ही पेड़ कटेगा। जिसके कारण से पेड़ कटने से भी बच गया था। सरकार फिर आगे जाके टेंडर को मना कर दिया था और पेड़ भी नहीं कटा था। ठीक, तो यही पूरा कहानी है। 1972 में इसका शुरुआत हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि पर्णपाती वनों के वृक्षों के नाम लिखें। तो आम, कटहल, पपीता, जामुन, यह सारा लोकल है। आम भी आप दैनिक जीवन में खाते हैं, कटहल भी खाते हैं, पपीता भी खाते हैं, जामुन भी खाते हैं, तो आराम से नाम याद हो जाएगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। खनिज को परिभाषित करें। तो खनिज आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पृथ्वी के जो आंतरिक परत में पाए जाते हैं निश्चित रासायनिक संयोजन एवं आंतरिक परमाणुविक संरचना वाले ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी के आंतरिक परत में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को खनिज कहते हैं। यह भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि निश्चित रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन मतलब कोई भी खनिज होता है उसमें आपस में रासायनिक बॉन्ड बना रहता है, तो वही निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुविक संरचना वाले ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप सोचिएगा कि 31 क्वेश्चन हम एक चैप्टर से लिए हैं, तो आपको पता होगा कि आपका चैप्टर 1 में ज्योग्राफी का 6 पार्ट है। अब 6 पार्ट से 31 क्वेश्चन तो आप लोग को लेना ही पड़ेगा। बाकी आगे का जो कृषि सब चैप्टर है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का नहीं है, और आपको बतला रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर तो आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हम टोटल क्वेश्चन की बात करें पूरा ज्योग्राफी में, तो पूरे ज्योग्राफी में टोटल क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। 63 टोटल क्वेश्चन है, और इससे बाहर कंफर्म है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा। आराम से यहाँ पे आपका क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? खनिज हो गया था हमारा। अब खनिज संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो खनिज का एक अनवीकरणीय संसाधन है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि खनिज को हम एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से इसका जो मात्रा है यह सीमित है, मतलब एक निश्चित मात्रा में यह पाया जाता है। इसीलिए इसका जो संरक्षण है यह आवश्यक है। अब इसका उपाय तो यहाँ पे पूछा नहीं गया है, लेकिन उपाय लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि खनिज का विवेकपूर्ण उपयोग करके, यानी सोच समझ के उपयोग करना, जहाँ उपयोग है वहीं पे करना। फिर दोहन पर नियंत्रण करना, मतलब बिना काम का ना उपयोग करना। और खनिज के सस्ते विकल्प का खोज करना, मतलब खनिज जहाँ कम से कम उपयोग कर सकते हैं हम वहाँ पे खनिज को कम करना है उपयोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि झारखंड के मुख्य लौह अयस्क खनन क्षेत्रों के नाम बताएं। तो मुख्य खनन क्षेत्र पूछे जा रहे हैं, तो 2 से 3 आप लोग को यहाँ पे नाम देना है, जिसमें आप पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम लिख सकते हैं, पलामू लिख सकते हैं, धनबाद लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 भी आपको याद रहेगा तो कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फिर मैग्नीज के उपयोग को लिखना है। तो मैग्नीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट उपयोग है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। कीटनाशक दवा के रूप में दवा में उपयोग होता है, कीटनाशक में उपयोग होता है, बैटरी में होता है, पेंट में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में उपयोग मैग्नीज का होता है। ठीक है, उसके बाद लौह अयस्क के नाम लिखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहा का एवं कोयला का दोनों का पूछा जाएगा। तो लोहा का तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, और कोयला का एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। इन चारों को आप लोग का नाम याद रखना होगा, पूछता है एग्जाम में। ठीक है, अब उसके बाद है कि लौह खनिज और अलौह खनिज का में अंतर बताएं। एक नाम ही से पहचान है इनका। लौह खनिज का मतलब जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा, और अलौह मतलब जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाएगा। अब आप खुद अपने आसपास देख लीजिए कि लोहा का अंश किस में पाया जाता है। तो लौह अयस्क में पाया जाता है, मैग्नीज में पाया जाता है, टंगस्टन में पाया जाता है, कोबाल्ट में पाया जाता है। इस सब में लोहा का अंश पाया जाता है। वहीं बात करें सोना में, चांदी में, सीसा में, बॉक्साइट में, टीन है में, पीतल में, इस सब में पाया नहीं जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम। अभी जस्ट हम आपको बतलाए थे, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। ठीक है, उसके बाद है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखें। तो देखिए, परंपरागत का मतलब होता है कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका उपयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, यानी स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। जैसे कि हो जाएगा कोयला का, पेट्रोल का,
प्राकृतिक गैस का, इस सब का जो उपयोग है में हमारे दादा भी किए होंगे और उनके दादा भी किए होंगे। तो यह परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और यह अनवीकरणीय भी है। क्योंकि अंतर पूछ रहा है तो कम से कम 2 अंतर आप लोग को लिखना होगा। तो पहला आप लिख दीजिएगा कि वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं परंपरागत, और परंपरागत ही में आप लिखेगा कि यह अनवीकरणीय है, मतलब इनका पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला का हम एक बार जला लेंगे तो उसका राख का हम लोग फिर से नहीं जला सकते हैं, वरना पेट्रोल एक बार गाड़ी में चल गया तो फिर उसके बाद गाड़ी में हम फिर से पेट्रोल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल लिखना है तो आप एग्जाम्पल में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं। ठीक, तो 3 अंतर आप लिख सकते हैं। पहला परंपरागत में कि जिनका उपयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, और ग्राम परंपरागत मतलब जिनका उपयोग आधुनिक काल में किया जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग अभी आधुनिक काल में किया जा रहा है, पवन ऊर्जा का भी आधुनिक काल में, तो ज्वारीय ऊर्जा का भी आधुनिक काल में। मतलब जो हमारे पापा या दादा तक जो देखे हैं, मैं हमारे परदादा नहीं देखे होंगे। वो हम एक एग्जांपल में आपको बतला रहे हैं कि परंपरागत मतलब कि जिनका उपयोग प्राचीन काल से करते जा रहा है। जैसे कि कोयला हमारे दादा के दादा, उनके दादा भी देखते आ रहे होंगे। लेकिन सौर ऊर्जा की बात करें तो यह ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ है इनका, अभी इधर बीच सोलर पैनल का उपयोग होने शुरू हुआ है। ठीक, तो परंपरागत और गैर परंपरागत में आप लिख सकते हैं, परंपरागत अनवीकरणीय होता है और गैर परंपरागत नवीकरणीय होता है, और इनका 2 ठीक एग्जाम्पल आप लोग लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो इसमें आपको 2 थे शब्द आप लोग को याद रखना होगा। एक तो फोटोवोल्टाइक सेल, आपका जो सोलर पैनल होता है उसमें लगा हुआ रहता है यही सेल, फोटोवोल्टाइक सेल। जब फोटोवोल्टाइक सेल के माध्यम से सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। मतलब हमारा जो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल जो आप अपने एरिया में देखे होंगे, उसमें लगा होता है फोटोवोल्टाइक सेल। उस पर जब सूर्य का किरण पड़ता है तो वह सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और इसी से सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। केवल यह आपको फोटोवोल्टाइक सेल, इस नाम को आप लोगों को केवल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 26 नंबर, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो देखिए, पेट्रोलियम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, पेट्रोलियम सबसे आपका जब निकाला जाता है समुद्र में से पेट्रोलियम, तो सबसे शुद्धतम पदार्थ होता है। ठीक, इसका सबसे पहले उपयोग होता है पेट्रोल में, उसके बाद फिर इसका गंदगी जो बचता है उसका उपयोग होता है डीजल के तौर पर, फिर उसका जो गंदगी बचता है उसका उपयोग होता है केरोसिन के तौर पर, उसके बाद आपका जो इसका बचा रहता है गंदगी उसका उपयोग होता है मोबिल के तौर पर, और इसका जो गंदगी बचा रहता है इसका उपयोग होता है आप लोग का वैसलीन जो लगाते हैं ओठ पर, वैसलीन, बोरोप्लस। मतलब ये जो पेट्रोलियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद वैसलीन के बाद इसका उपयोग होता है रबर बनाने पर। मतलब एक पेट्रोलियम से इतना चीज़ बन सकता है। सबसे पहले तो पेट्रोल बनेगा, ठीक, इससे जो गंदा निकलेगा उससे डीजल बनेगा, इससे जो गंदा निकलेगा केरोसिन तेल बनेगा, इससे जो गंदा निकलेगा मोबिल बनेगा, इससे जो गंदा निकलेगा वैसलीन बनेगा, और इससे जो गंदा निकलेगा रबर बनेगा। तो सोच सकते हैं कि एक पेट्रोलियम के कितने उपयोग हैं, तो आप इन सारे उपयोग को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है। तभी जस्ट आपको हम दिखला दिए कि पेट्रोलियम एक चीज़ से 7 से 8 चीज़ का निर्माण कर सकता है, लेकिन कोयला का वैसा क्षमता नहीं है, इसका औकात कम है। और वहीं पेट्रोलियम का हम लोग एक बार उपयोग करेंगे तो फिर उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयला को एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कि पेट्रोलियम का भंडार कोयले के भंडार से अधिक है, क्योंकि पेट्रोलियम समुद्रों के अंदर पाया जाता है और भारत पृथ्वी पर ज़मीन से ज़्यादा समुद्र पाया जाता है, यानी 78% के लगभग समुद्र है पूरा का पूरा। तो इसीलिए पेट्रोलियम का जो भंडार है कोयले के भंडार से अधिक है। दूसरा है कि पेट्रोलियम में कोई लेकर अपेक्षा, माफ़ करिएगा कोयला लिखाएगा, कोयले की अपेक्षा अधिक शक्ति देने की क्षमता है। यानी पेट्रोलियम में आप तुरंत माचिस भरिएगा तो भभक सी ना आग पकड़ लेगा, वहीं कोयला में पहले हल्का से धां देना होगा, थोड़ा देर तक इंतज़ार करना होगा, तब जाके कोयला में आग पकड़ता है। ठीक, फिर पेट्रोलियम का खनन एवं परिवहन वितरण कोयले से सस्ता होता है।
तो पेट्रोलियम को हम आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन कोयला को ले जाने में थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों दिक्कत है भाई? क्योंकि पेट्रोलियम को हम लोग बोतल में भी भर के कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन कोयला के लिए एक झोला की आवश्यकता होगी या फिर कोई बैग की आवश्यकता होगी, यानी कोयला ज़्यादा जगह भी लेता है। तो यह 3 कारण आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और 2-3 थे आप नाम याद कर लीजिएगा तो आपका काम बंद हो जाएगा काम। तो किन किन खनिजों से? तो ग्रेफाइट से, यूरेनियम से, मोनाजाइट से और एंटीमनी से। इसमें 2 से 3 नाम आपको याद लेना है। ग्रेफाइट तो आराम से याद हो जाएगा, यूरेनियम भी याद हो जाएगा, और मोनाजाइट और एंटीमनी में से दोनों में से किसी एक नाम को आप लोग को याद कर लेना है। कम से कम 3 नाम आप लोग को याद करना होगा, तब जाके इस क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद फिर है आपका गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयले क्षेत्रों के नाम बतलाएं। तो आपको बतला दें कि गोंडवाना समूह सबसे पुराना समूह है, 2000 वर्ष से भी पुराना इसका समय काल है, 2000 साल वर्ष पुराना। ठीक, तो गोंडवाना समूह के जो कोयला का क्षेत्र है वह झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। इन सभी राज्यों में गोंडवाना समूह के कोयले पाए जाते हैं। फिर है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के 4 उदाहरण दें। तो सिंपल है, नवीकरणीय मतलब जिनका उपयोग पूरा कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा का हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का भी कर सकते हैं, ज्वार ऊर्जा का भी कर सकते हैं, लहर की जगह पे आप तरंगीय लिख सकते हैं, या फिर आप वायु लिखा ही गया है, ठीक, जल आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? तो क्योंकि नदी घाटी जो परियोजना होता है इनका एक उद्देश्य नहीं होता है, बहुत सारा उद्देश्य होता है, जिसमें सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पेयजल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन और भी काफ़ी सारे काम हैं इस नदी घाटी परियोजनाओं को, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय कहते हैं। बहु मतलब बहुत सारा उद्देश्य जिसका हो। ठीक, तो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन थे आप लोग का कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का। अब कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि इसी के चैप्टर 2 को हम लोग रिपीट करें या कोई नया सब्जेक्ट लाएं। नया जो भी सब्जेक्ट होगा उसको कमेंट करके आप बतला सकते हैं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो लेंगे। बाकी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया गया वहाँ जरूर जुड़िएगा। इसका पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा वहीं पे, तो इसलिए आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। हम बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।